बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 12 जुमादिल अव्वल है 1442 हिजरी, 27 दिसंबर 2020 बरोज़े इतवार संडे। दोस्तों, इस वक्त कोरोना दुनिया के अंदर काफ़ी धूम मचा रहा है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। हम सबको ऐसी हालत देख के तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो हालात है वो 163 एक्टिव केसेस है। आप इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, यूरोप सारा कुछ आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर आज भी काफ़ी स्ट्रिक्ट अवेयरनेस है। आपको मैं दोबारा बार बार बोलते रहता हूँ, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि चेहरे के ऊपर मास्क ज़रूरी है, पहनना चाहिए। चेहरे के ऊपर मास्क पहनने से आप ख़ुद अपने आप को बचा सकेंगे, दूसरों को भी आप बचा सकेंगे और दूसरों के होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकेंगे और अपने नुकसान से दूसरों को भी बचा सकेंगे। बहुत सारे लोगों को वक्ती तौर पे कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनके सामने वाला आदमी जब बातचीत करता है, उसका पान का थूक या जो भी है, छीटा वीटा जो भी बोलो, जब चेहरे पे पड़ जाता, मास्क पे पड़ जाता, वैसे ही घर वालों से मिल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके असरात होते हैं। जब आप मास्क लगा लेते हैं तो इन चीज़ों से आप महफूज हो जाते हैं। बहुत सारे फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मक्का भी खुल गया, मदीना भी खुल गया, हम भी गए। अब मैं आपकी दूसरी बात बताता हूँ। अब वैसे तो दुनिया के अलग अलग जगहों पे इस वक्त कोरोना का अलग अलग कहर चल रहा है और यूके के अंदर तमाम लोग यूके का फ़िलहाल आप बोल सकते हैं बाइकआउट कर रहे हैं। कोई फ़्लाइट यूके से अभी कोई ना आना है ना जाना है, कोई भी यूके को नहीं जा रहा ना आ रहा, इतना बंद करके रखे हुए है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यूके के अंदर एक अजीब किस्म का कोरोना शुरू हो गया है जो कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का कोरोना है। पुराने कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब दूसरी खबर इंडिया से। सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे केसेस आए हुए हैं जो ऑलरेडी उन लोगों को, उन मरीज़ों को पहले से कोरोना हुआ था, ठीक हो गए थे, अच्छे हो गए थे, घर को चले गए थे। लेकिन ये सेलेक्टेड मरीज़ जो कोरोना में मुब्तला हो गए थे, वही लोग दोबारा जो है एडमिट होते हैं। और जब इन मरीज़ों की जांच पड़ताल होती है तो पता चला कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। जिन लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हुआ था, उस इन्फेक्शन से म्यूकर माइक्रोसिस इन्फेक्शन हो गया और जिसकी वजह से इन तमाम मरीज़ों को जिनको दोबारा ये जो कोविड हुआ है, उनकी आँखों में बराबर से दिखना नहीं, आँखों में काफ़ी तकलीफ़ होती है, जलन होती है। और इसके बारे में जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ राय दी है। इसके जो एक्सपर्ट है, इसके जो कंसल्टेंट है डॉक्टर पारिस गैंगवाल, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे जो केसेस है दिल्ली के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाए गए हैं। तो ये जो वायरस है ये किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में कुछ भी कर सकता है और इसके बारे में फ़िलहाल जांच जारी है। आप लोगों को सावधानी बरतना है क्योंकि ये वायरस पहले से बहुत ज़्यादा घातक, पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और कई मरीज़ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। जी, यही वजह है कि ये जो है कंट्रोल के बाहर है और इसके लिए भी अलग से जांच पड़ताल चल रही है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपके सामने रखा हूँ। जैसे जैसे इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपके सामने रखता जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मास्क ज़रूर पहने। मास्क अगर पैसे ख़रीदने का पैसे नहीं है तो मास्क को धो के पहने, इतर लगा ले, कुछ भी करे, लेकिन मास्क ज़रूर पहने। इससे आपकी हिफाजत होगी, आपके घर वालों की हिफाजत होगी और आपके ज़रिए से दूसरों की भी हिफाजत होगी। सबसे पहली बात तो आप बचोगे। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कल शारजाह में जो है एक भयंकर आग लगी थी इंडस्ट्रियल एरिया में। वो जगह जो है यूज्ड कार स्पेयर पार्ट्स वेयरहाउस थी जहाँ पे आग लगी। आप इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये भीषण आग, जो भयानक आग है, काफ़ी दूर से इसका नज़ारा किया जा सकता है। ऐसी ख़तरनाक आग आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। काफ़ी दूर से लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसकी तस्वीरें बनाई जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बहरहाल आग को काबू में पा लिया गया है।
अब आग बुझा दी गई है। कॉलोनल समी खमीस अल नकीब, डायरेक्टर जनरल ऑफ शारजा सिविल डिफेंस ने बताया है 4:54 PM को उन्हें एक कॉल आया था कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया 2 भयानक आग लग चुकी है। उन्होंने उसी वक्त अपने जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं फ़ौरन भेज दी और चंद घंटों के अंदर आग के ऊपर काबू पा लिया गया। इस तरह किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, एक गरीब परिवार की बेटी सुनील शर्मा जिसका नाम है, वो जो है BA LLB और LLM में फ़र्स्ट क्लास पास होती है और उसे 3 गोल्ड मेडल मिलते हैं। वो जो है गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है जिसके माँ बाप जो है घर के अंदर जो है गाय भैंस वगैरह पालते हैं, उसका दूध निथारते हैं और बेचते हैं। ये भी जाती है, माँ बाप का साथ देती है और कभी कभी घर के अंदर जो गोबर वोबर होता है वहीं पड़ती है, वहीं पे वो सफाई भी करती है। यानी इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद वो बच्ची जो है इम्तिहान में टॉप क्लास पढ़ती है और तीनों इम्तिहानात में गोल्ड मेडल आता है। अब आज वो जो है जज बनती है। उसके लिए ये परेशानियाँ, ये तकालीफ़ और किसी भी किस्म की ऐसी जो भी परेशानियाँ हैं वो उसकी कोई रुकावट नहीं बने, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं बन सका। वो अपना जो है लक्ष्य पे, अपने जो है टारगेट पे निगाह रख के पढ़ती रही और 2018 के सिविल सर्विस इम्तिहान में जो जज के लिए होता है उसमें फ़र्स्ट क्लास टॉप क्लास पास करी है। और इस तरह राजस्थान के सेशन कोर्ट में फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की हैसियत से मुकर्रर किया जाना है, वो उसमें कामयाब हो गई है। बहरहाल ये तो है ये बच्ची की कहानी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी मेहनत करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल करें। इस समय मैं आपको दिखा दूं कि पूरी टीम जो है सेल की वो यहाँ से अब रवाना हो रही है और इंस्पेक्टर राजीव अपने मातहत तमाम अफसरों को यही कह रहे हैं कि आप लोग आगे निकलिए, पीछे की तरफ से मैं आऊँगा। ये सब गाड़ियाँ यहाँ से इस समय वापस जाते हुए आई थिंक सब चले गए हैं, सिर्फ राजीव जी हैं जो की गाड़ी में अभी भी बैठे हुए हैं और ये भी यहाँ से जो है अब लौट रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह मैं आप लोगों को महमूद पराचा तक लेके जा सकूं क्योंकि लोग बहुत देर से इंतज़ार में हैं महमूद पराचा के और हमारी कोशिश है कि एक मर्तबा उनसे बातचीत हो जाए क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई दिल्ली दंगों का केस लड़ रहा है वकील, उसके साथ में क्या परेशानी है, ऐसी क्या चीज़ है। पूरा मामला आपने देखा और लाइव बराह रास्त लाइव आपके सामने महमूद पराचा। लोग बहुत बेचैन हैं और उतावले हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। आप ठीक हैं? अभी का पोजीशन आप तक का लगभग 16 घंटे। देखिए, पुलिस ने मुझ पे बहुत ज़बरदस्त हमला भी किया, मारपीट भी की मुझसे मेरे साथ, मगर हम उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मुस्कुरा के इसलिए बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया और भारत के सभी SC ST OBC फार्मर्स और गरीब लोग देख लें कि भारत का संविधान जो है वो किसी भी जुल्म को, चाहे अमित शाह जी डायरेक्ट फ़ोन पे टच में थे, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हमें बता भी रहे थे कि मैं पराचा साहब सब जानता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मगर अमित शाह जी का प्रेशर है हम पे। ये वो मुझे इनफॉर्मली जब वो वीडियो बंद करते थे बता रहे थे। मुझे हथियार भी दिखाए उन्होंने, पिस्टल्स दिखाई और साफ तौर पे ये बोला कि यहाँ हम सिर्फ आपको मजबूरी में आए हैं क्योंकि हमें कमिश्नर साहब ने बोला है और अमित शाह साहब ने बोला है कि किसी भी तरीके से पराचा साहब के पास को जाके डराओ, धमकाओ और ये इंश्योर करो कि जो इनके पास एक जो पुलिस के खिलाफ और RSS के और BJP के खिलाफ वीडियो हैं और दूसरे सबूत हैं, वो किसी तरीके से इनके कंप्यूटर से निकाल के ले आओ। इस बात के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने जो आज मैं हियरिंग में था कोर्ट की, तो हमारी हियरिंग तक वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन कैमरा बंद होते ही वीडियो, हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि कैमरा परमानेंटली चलाना है, लेकिन उन्होंने बहुत बार कैमरा बंद किया। जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसी वक्त उनकी धमकियाँ शुरू हो जाती थी, उसी वक्त वो गन्स दिखाने लगते थे। और 12 बजे से लेकर आप देख लीजिए, मैंने 12 बजे आते ही, तब तो मेरे पर कोर्ट का प्रेशर था। DC कपिल साहब हमारे साथ हैं, इनका मैटर चल रहा था आज एक हाई कोर्ट में, तो वो भी इनके प्रेशर में ही मैंने किया। मगर मैंने आते ही ये बोला, जैसे ही
उन्होंने बताया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने सीधा उनको कहा कि अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। तो मैंने कहा मेरी ऑफिस में मेरा पूरा ऑफिस आपके लिए खुला हुआ है, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला हुआ है और ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं कोई अपनी तरफ से ऐसा बयान नहीं दे रहा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। आप सारे कंप्यूटर्स मेरे देख लीजिए, सारे मेरी फाइल्स देख लीजिए। तब वो उनसे हमें ये बोलने लगे कि आप जो है हमें ये चीज़ें दे दो। मैंने कहा ये चीज़ें मैं किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि वो कोई मेरा क्लाइंट था। कौन व्यक्ति है वो, उसके बारे में कोई मुझे जानकारी ऐसे याद नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हज़ारों केस। तो मैंने कहा मैं क्लाइंट अटर्नी जो हमारा रिलेशन होता है उससे बंधा हुआ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, भले ही आप मुझे गोली मार दो, क्योंकि ये मेरा एडवोकेट होने के नाते कानूनी फ़र्ज़ भी है। और एविडेंस एक्ट 126 ये कहता है कि मुझे क्लाइंट अटर्नी जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो मैंने इनको ये कहा कि ये आप चाहे कुछ भी कर लो, तो आप ये सब हमारी कैमरा बंद होने की बात होती थी, आप अमित शाह साहब को बता दो मैं नहीं देने वाला कुछ भी, और कुछ है भी नहीं, आप खुद ले लीजिए, वो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया। आप मेरे सारे कंप्यूटर्स चेक कीजिए, मेरी सारी फाइल्स चेक कीजिए, मेरी बॉडी में से सब कुछ तलाशी ले लीजिए। उन्होंने मेरे बाथरूम्स तक देखे हैं जाकर, और सबकी वीडियोग्राफी है, एक एक बाथरूम एक एक टेबल के नीचे तक घुस के देखा है उन्होंने, सब वीडियोग्राफ्ड है। और जब उन्हें कुछ नहीं मिला इतने घंटे बाद भी, तो वो सब और रेगुलर बाहर जाके पुलिस से बात कर रहे थे। एक बार नीचे आप सब लोगों ने देखा आने लगे थे, फिर बिल्कुल नीचे तक आके शायद उन्हें दोबारा फोन आया, उन्होंने किसी से फोन पे बात की, वो फिर ऊपर आ गए, और फिर इस बार आके उन्होंने फिजिकल मेरे साथ बहुत मारपीट की। मेरे एक्चुअली स्पाइन की प्रॉब्लम भी है, और इनको पता भी थी ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, और ये तो मुझे बता ही रहे थे कि मैं आपके बारे में ए से लेकर जेड तक सब पता है। तो मेरी स्पाइन में भी चोट लगी है, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में होगी, मगर मैं मुस्कुरा के इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और एडवोकेट कम्युनिटी से उम्मीद रखते हैं कि जो कोई भी अन्याय होगा, और भारत के संविधान से जो लोग उम्मीद रखते हैं, तो वह ये हौसला रखें कि ये कोई भी जुल्म कर रहे हैं। भारत का संविधान इतना ताकतवर है कि अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए, तो हम लोग भारत के संविधान के माध्यम से ना सिर्फ दिल्ली के जो दंगे हुए हैं, दिल्ली में जो हुए हैं, उसमें आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई भी है। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है मुझसे, कि आरएसएस के लोगों को मेरे जो क्लाइंट्स थे उनकी कंप्लेंट्स पे अरेस्ट किया गया। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एविडेंस है, एक नहीं, हमारे पास पूरा, आप समझे तो इतना एविडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि ये शायद दिल्ली दंगों की जो चेन है, और इसीलिए हम ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आ रहे हैं कि ये अमित शाह जी तक जाके रुकेगी, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, और वो एविडेंस सब हमारे पास मौजूद है। तो जब ये अमित शाह जी तक जानी है, तो ये अमित शाह जी के इशारे पे ही हमें बोला भी जा रहा है कि ये हो रहा है कि या तो आप ये केसेस छोड़ दो। मेरे कितने ही क्लाइंट्स को डराया गया, आपके पास एक के बाद एक कितने एग्जाम्पल्स मैं दिखा सकता हूँ कि प्राचा साहब को वकील हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, झूठे केसों में फंसा देंगे, और एक के बाद एक मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं जो 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 लोगों को झूठे एफआईआर में दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आके पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कराने की कोशिश की थी, आरएसएस के लोगों के खिलाफ कोशिश की थी। एक जो दूसरी बात वो मुझसे कह रहे थे कि आप जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ SC ST के केस कर रखे हैं, वो हम आपको पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं, उनको भी विड्रॉ करो।